वेलकम बैक। कैसे हो? ठीक हो? दिल बर्दाश्ता तो नहीं हो गए हो? अबे हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। जो लोग हिम्मत हार जाते हैं ना, दुनिया उनके लिए नहीं बनी हुई जी। ये स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में थोड़ी सी बात जो मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों में से कोई भी एक भी बच्चा या बच्ची, कोई भी बेटा या बेटी, कोई भी बहन या भाई, कोई भी अंकल या आंटी परेशान भी नजर आना चाहिए। मेहनत जारी रखो, हिम्मत और हौसले के साथ, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को समझो, जिससे 100% पेपर में सवाल पूछा जाएगा। जी बिल्कुल, मैं पढ़ाने लगा हूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसका एक मुद्दत से इंतजार था। जनाब वाली, ये थ्योरी बेसिकली क्या है? ये थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करती है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को। हम पाकिस्तानी होने का सबूत, तो पहले इसकी खामियां बता देता हूं। जनाब, ये बॉन्ड कैसे बनता है नहीं बताती, वो वेबिलिटी बताती है। ये बॉन्ड एंगल्स बताती है और ज्योमेट्री बताती है, और एटम्स की अरेंजमेंट बताती है, जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उनकी अराउंड अ सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। ओके, वैलम और गिलेस्पी ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था, और ये एक्सप्लेन करती, जैसा मैंने बोला, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। लेकिन याद रख ले, इसकी लिमिटेशन के अंदर है कि ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये थ्योरी नहीं वैलिड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर फिर बाद में एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी या सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी। तो बेटा ये एमसीक्यू आ सकता है कि वेस्पर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखोगे। और इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स की तरफ जाने से पहले इस थ्योरी का एक बेसिक सा प्रिंसिपल है जो मैं बताता हूं कि आप लोगों ने याद रख लेना है। इस थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, याद रख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, सेंट्रल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक लोन पेयर होता है और दूसरा बॉन्ड पेयर होता है। एक डीलोकलाइज्ड पेयर भी होता है तीसरी टाइप का, लेकिन उसको मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। वो बेंजीन के अंदर रेजोनेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उनको रेजोनेटिंग पेयर कहते हैं। तो याद रखिएगा, वेस्पर थ्योरी में बात होनी है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट की। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको दो तरह के मिलेंगे। एक जाने जाते हैं लोन पेयर के नाम से, जो आपको सेंट्रल एटम के गिर्द दिखेंगे और कुछ इस तरह से दिखेंगे। बन जाओ ना लोन पेयर्स, ये दो डॉट्स की शक्ल में, ये है लोन पेयर्स। लोन पेयर्स को एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है, जैसा कि मैं आपके सामने बनाता हूं नाइट्रोजन अमोनिया का मॉलिक्यूल, जिसमें मैंने नाइट्रोजन के ऊपर ये दो डॉट्स लगा दिए, और ये दो डॉट्स बता रहे हैं एक लोन पेयर को। ये रहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद रख लीजिएगा, लोन पेयर हमेशा मोर डिफ्यूज्ड होता है, मोर डिफ्यूज्ड इसका क्लाउड होता है, यानी कि ज्यादा फैला हुआ होता है, मोर स्प्रेड होता है, और मोर स्प्रेड होने की वजह से कहा जाता है मोर स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, और मोर स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से ये रिपल्जन भी ज्यादा लगाता है, तो कहते हैं मोर रिपल्जन भी अप्लाई करेगा। तो याद क्या रख लेना है कि एक न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है, दूसरी तरफ से ये बिल्कुल आजाद होता है, तो बड़ी आसानी के साथ इधर उधर घूम फिर करके ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। जबकि इस लोन पेयर के मुकाबले में दूसरा बॉन्ड पेयर होता है, जो कि आप लोगों को इस वक्त मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के डॉट और क्रॉस की शक्ल में दिखा रहा हूं। तो बच्चा पार्टी, ये जो है इस वक्त आपके सामने है लोन पेयर की बजाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग देख सकते हैं, इधर से नाइट्रोजन की भी इस पर जो है वो इजारादारी होगी,
और इधर से हाइड्रोजन भी अपनी इजारादारी रखेगा। और यूं समझ लें ये चक्की के दो पुड़ों के अंदर पिस रहा होगा, मीन टू से ये ज्यादा दबा हुआ होगा। कहने का मतलब ये है जब ये ज्यादा दबा होगा, इधर से अब्बू और अम्मी दोनों के दरमियान जब आप मौजूद होते हैं, दोनों का प्रेशर होता है, तो बंदे के पुत्र बन के रहते हो। अब्बा जी चले जाए, सिर्फ अम्मी के इन्फ्लुएंस में आ जाओ तो आप ज्यादा चौड़े हो जाते हो, और अगर दोनों ना हो तो फिर आप हवाओं में उड़ते हो। बस यही समझ लो अपने आप को इलेक्ट्रॉन का पेयर समझते हुए। तो बॉन्ड पेयर के बारे में याद रख लीजिएगा, बॉन्ड पेयर बिल्कुल इसका ऑपोजिट करते चले जाएंगे आप। कि मैं कहूंगा लेस डिफ्यूज्ड है, और मैं कहूंगा लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और मैं कहूंगा जब लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो लेस रिपल्जन भी लगाएगा। और ये चीज जो जो वहां पर आप लोगों को मोर में नजर आ रही है, वो यहां पर जो है वो लेस होती चली जाएगी। बस इस बात को आप लोगों ने माइंड में रख लेना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये फर्क है कि लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने ज्यादा घूमते फिरते फैलते हुए नजर नहीं आते, इसलिए ज्यादा रिपल्जन भी नहीं लगा सकते। अब वेस्पर थ्योरी में आपको जिस तरह मैं बता रहा था, दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। अब आप लोगों को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये दो तरह के पेयर्स नजर आ रहे, दोनों में डिफरेंस भी बता दिया। और अगली बात अब क्या है कि वेस्पर थ्योरी में कहती क्या है, इसका आपसे बेसिक प्रिंसिपल अगर कहे तो बेटा सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को सेंट्रल एटम के गिर्द कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, सेंट्रल एटम के गिर्द कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक दूसरे से मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके दरमियान रिपल्जन कम से कम हो जाए। यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन को कम से कम करना उनका मकसद होना है। और जब दूरियां हद से बढ़ती हैं तो रिपल्जन स्टार्ट होती है, और वो रिपल्जन कैसे खत्म करनी है, तुम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा रहो। हमारे रोजमर्रा के मामूलात के अंदर भी यही पैटर्न देखने को मिलता है कि जब लड़ाइयां झगड़े थोड़े ज्यादा हो तो खामोश होकर थोड़ा सा डिस्टेंस पे चले जाओ, मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि arranged around a central atom in such a way to maximize distance, याद रख लीजिएगा, maximize distance and minimize repulsion। ये बेसिक प्रिंसिपल आपको बताना बहुत जरूरी था। इस बेसिक प्रिंसिपल में बस दो चीजें याद रख लीजिएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने सेंट्रल एटम के गिर्द अपने आप को जब अरेंज करना है तो डिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा कर लेना है ताकि रिपल्जन कम से कम हो जाए। ये बात अगर आप तक पहुंच चुकी है तो फिर आओ जरा आगे बढ़ते हैं इसके पोस्टुलेट्स की तरफ कि बोथ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब याद रख लें यहां पर बात हो रही है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स की। और बच्चे से मैं एक बात बड़े नेक्स्ट लेवल पे जाकर एक्सप्लेन करते हुए कहता हूं कि अगर तुमसे ये कहे कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल इसकी बुनियाद पर डिसाइड होती है, याद रख ले ज्योमेट्री में मैं बच्चों को कहता हूं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों शामिल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल की शेप के अंदर ओनली एंड ओनली बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये बात समझते समझते बाल सफेद हो जाते हैं, नहीं समझ आती, आज समझ आएगी। आओ जरा देखो अमोनिया को। मैंने ढेर सारी एग्जांपल्स आप लोगों के सामने देखनी है कि जब मुझसे कहोगे कि अमोनिया की मॉलिक्यूल की शेप कैसी है तो मैं लोन पेयर के बगैर बताऊंगा कि 3 बॉन्डेड एटम्स की बुनियाद पर ये एक पैरामिडल ज्योमेट्री शो कर रहा है। लेकिन जब मैं ज्योमेट्री ऑर्बिटल ज्योमेट्री भी जिसको कहते हैं नाइट्रोजन की, उसकी बात करूंगा तो 4 ऑर्बिटल्स की बुनियाद पर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि लोन पेयर के आने पर रिपल्जन स्टार्ट होनी है और ज्योमेट्री ने बिगड़ जाना है।
कैसे बिगड़ना है ये अभी थोड़ी देर में आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं, तैयार रहना जरा। खैर, तो मैंने पॉइंट बताया कि बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करेंगे ज्योमेट्री के लिए और इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज करते हैं अराउंड अ सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम, क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस करने के लिए, ताकि रिपल्जेंस को मिनिमाइज कर लें। यही बात जो मैं ऊपर आपको समझा कर आ रहा था। उसके बाद लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस कॉज मोर रिपल्जन देन द बॉन्ड पेयर, ये बात भी मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी क्योंकि ये जरूरी थी पहले ही समझना। इसके बाद अब आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे ये रिपल्जन का मैग्नीट्यूड इतना आसान है और पता नहीं कितनी बार पेपर में भी आ चुका है। बड़ा सबसे ज्यादा रिपल्जन आपको फिर पता होना चाहिए लोन पेयर और लोन पेयर की होगी, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन होगी। साफ जाहिर है जिनकी स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होनी है उन्होंने रिपल्जन भी ज्यादा लगानी है। अब आपको ये बॉन्ड भी बता दूं कि बॉन्ड की स्पेस को या बॉन्ड की लेंथ को तो मल्टीपल बॉन्डिंग इफेक्ट कर सकती है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल पर कोई फर्क नहीं होता। यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे जब आप वेस्पर थ्योरी की बुनियाद पर मॉलिक्यूलर शेप्स को डिस्क्राइब करोगे। हाँ, जब बॉन्ड स्पेस की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड स्पेस को रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू द डबल और सिंगल। आप लोगों को याद होगा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड की निस्बत कम थी और डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड की निस्बत कम थी। तो ये लेंथ को तो इफेक्ट कर रहा है, लेकिन याद रख लीजिएगा ज्योमेट्रीज को इफेक्ट नहीं करता। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड दोनों की 180 डिग्री एंगल के साथ ही एटम्स की अरेंजमेंट है, तो याद रख ले यहां पर के डबल बॉन्ड और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे जब आप लोग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिस्क्राइब करोगे। आओ जरा ये बात एग्जाम्पल के साथ तुम्हारे सामने रखूं। तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको ये AB2 टाइप मॉलिक्यूल दिखेगा जो मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूं। अब आप यहां पर चेक कीजिएगा, ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर था और इनका एंगल 180 डिग्री है, लेकिन अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन सायानाइड का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो चेक करें ट्रिपल बॉन्ड आया। अब यहां पर भी एंगल आपको 180 डिग्री का ही मिलेगा। इसका मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड ने आकर लेंथ पर तो फर्क डालना है, लेकिन बॉन्ड एंगल पर ऐसा सच कोई इफेक्ट नहीं हो करना। और आओ जरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट भी बताता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल को इफेक्ट कर सकती है। जी बिल्कुल कर सकती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने पर बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अमोनिया के केस में अभी आपको डायग्राम से भी ये समझाऊंगा कि 107.5 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन जैसे ही आप हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, आपको याद होगा डायपोल मोमेंट वाले टॉपिक में मैंने बताया था, तो एंगल रिड्यूस होकर 102 हो जाता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो लोन पेयर को और नीचे की तरफ खींचकर ज्यादा स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से और स्ट्रेस आती है बॉन्ड पेयर्स पर और वो और करीब होकर के बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देते हैं। वाटर के केस में देखें 104.5 डिग्री था, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में 92 डिग्री रह जाएगा। अब यहाँ पर साइज भी इफेक्ट कर रहा है, तो सल्फर एटम का लार्ज साइज है तो ये बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देता है। ये दोनों एग्जांपल विद डायग्राम आपके सामने मैं बताऊंगा, तो याद रख लीजिएगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने बॉन्ड एंगल को इफेक्ट किया और दूसरा साइज ऑफ सेंट्रल एटम ने भी रिड्यूस किया एंगल को। तो साइज ऑफ द सेंट्रल एटम अगर बढ़ जाएगा तो याद रख लीजिएगा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप याद रख लीजिएगा। और इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडेड एटम्स का भी बॉन्ड एंगल के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखते हुए आगे चलते हैं। तो बेटा ये बात अब आपको मैं विद द हेल्प ऑफ ए टेबल समझाना चाहता हूं। आओ जरा समझो, अंडरस्टैंड करो एक एक बात, एक एक चीज जो कि मैं चाहूंगा कि ना मिस हो। आओ जरा स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ द टेबल से। ये है टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल AB2।
अब आपको इसमें देखना क्या क्या है, पेपर में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। आपको टोटल पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा, उसमें फिर पूछेगा बॉन्ड पेयर कितने हैं, फिर पूछेगा लोन पेयर पूछते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, और फिर मॉलिक्यूलर शेप, बॉन्ड एंगल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, और यहीं पर आपको साथ ही मैं डायपोल मोमेंट भी बता दूंगा, यानी कि डायपोल मोमेंट भी एक टेबल के अंदर पुट करके आपको दिया हुआ, वो पूरे का पूरा टेबल भी आपको दिखा दिया जाएगा कि किस किस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होता है और किस किस का नहीं होता है। यानी पूरे का पूरा यूनिट आपके सामने एक टेबल में आपकी आंखों के सामने पेश करूंगा, और उस टेबल से दुनिया जान के सवाल आएंगे, सारे के सारे ठीक होंगे इंशाअल्लाह। ओके, तैयार हो? ओके, अब बस तैयार होना समझने के लिए मेरे प्यारे प्यारे मुन्नो, अब मैं यहां पर एक बात बताना चाहूं, ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट याद रख लीजिएगा, ये बोथ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट है। इसी को मैं कह रहा था ऑर्बिटल्स ज्योमेट्री, यानी कि ये ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। मॉलिक्यूलर शेप याद रख लीजिएगा, हमारे पास बॉन्ड पेयर्स की ही सिर्फ अरेंजमेंट है, तो मॉलिक्यूलर शेप जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट की बुनियाद पर डिसाइड होती है। और जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट बोथ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स दोनों देखे जाते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने जा रही है। ओके जी, आगे बॉन्ड एंगल और हाइब्रिड ऑर्बिटल और शेप वगैरह की तरफ चलेंगे। लो जी, टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है Ab2, टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होंगे इसमें 2, और दोनों के दोनों इसमें बॉन्ड पेयर होंगे, इसमें लोन पेयर नहीं हो सकता। और लीनियर ज्योमेट्री और ऑर्बिटल ज्योमेट्री भी लीनियर, मॉलिक्यूलर शेप भी लीनियर। याद रख लीजिएगा, ये दोनों तब डिफरेंट होनी है जब लोन पेयर्स नहीं आना है। अगर लोन पेयर ना हो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, तो ऑर्बिटल ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर शेप विल बी सेम। क्या बोला मैंने? अगर लोन पेयर नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और ऑर्बिटल ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर शेप और ऑर्बिटल ज्योमेट्री दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी होंगी। जैसा कि यहां पर आप देखें, दोनों लीनियर दिखा दी गई। 180 डिग्री का एंगल, हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा, इस केस के अंदर sp है, और ये बेरिलियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सायानाइड, ये सब के सब इसी की एग्जाम्पल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। यहां पर आप लोगों को ये प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स बताई जा रही हैं, और याद रख लीजिएगा ये रेगुलर ज्योमेट्री में इंक्लूड होता है। तो रेगुलर ज्योमेट्री के केस में तुम लोगों ने याद रख लेना है डायपोल मोमेंट 0 होता है। मैंने बताया हाँ, एक शर्त पर, अगर एटम्स एक जैसे हैं तो। अगर एटम डिफरेंट हो गए तो फिर डायपोल मोमेंट भी कोई ना कोई वैल्यू लेकर बैठा होगा। ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। ओके, Ab3 टाइप मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ता हूं। इसमें आपको टोटल 3 पेयर्स दिखेंगे। अगर ये तीनों के तीनों ही बॉन्ड पेयर्स हो, इनमें कोई लोन पेयर ना हो, तो यह है ट्राइगोनल प्लेनर ऑर्बिटल ज्योमेट्री, और ट्राइगोनल प्लेनर ही मॉलिक्यूलर शेप, एंगल 120 डिग्री का, हाइब्रिडाइजेशन sp2, Bf3, Al, Cl3, ये सारी इसकी बेसिक एग्जाम्पल्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और इस पर्टिकुलर केस में भी याद रख ले, डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। ये वो बेसिक एग्जाम्पल्स है, इससे हट के भी ढेर सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपको कम से कम ये बात माइंड में रख लेनी चाहिए कि अगर Ab2 टाइप मॉलिक्यूल होगा तो इसका सेंट्रल एलिमेंट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप 2A से बिलोंग करता होगा। Ab3 विदाउट लोन पेयर में ये सेंट्रल एटम जो है वो ग्रुप 3A से बिलोंग करता होगा, जैसा कि आप यहाँ पे बोरॉन और एल्यूमिनियम देख रहे हो, और यहाँ पर आप बेरिलियम देख रहे हो। मल्टीपल बॉन्डिंग के अलावा की बात कर रहा हूं। अब आप लोग देखें कि ये आप लोगों के पास A था, और इसके दोनों तरफ ये भी इस वक्त अटैच है, और ये 180 डिग्री का एंगल आपको जो है वो नजर आ रहा होगा। और ये आप लोगों के सामने हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से बात हो रही थी। ट्राइगोनल प्लेनर में चेक कीजिएगा,
ये रहा ए और ये इसके साथ 3 अदर बी अटैच है और ये 120 डिग्री का इस वक्त आप लोगों को एंगल भी नजर आ रहा होगा। इसके बाद देखिएगा, अब इस ए बी 3 टाइप में इस एक बी को हटाकर यहां पर एक लोन पेयर लगा देते हैं। अब देखें यहां पर क्या होगा। ये अब आप लोगों के पास एंगल 120 डिग्री से कम होने जा रहा है, क्योंकि बच्चा पार्टी जब लोन पेयर ने आना है तो उसने फिर यहां पर रिपल्जन लगानी है और रिपल्जन के लगने पर ये जो थीटा पहले 120 डिग्री था, अब ये थीटा लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूं कैसे, क्योंकि अब बॉन्ड पेयर हैं दो, एक आ चुका है लोन पेयर और उस एक लोन पेयर के आने की वजह से स्पेस ऑक्युपाई होगी। तो ऑर्बिटल अरेंजमेंट अभी भी देखिए ट्राइगोनल प्लेनर ही है। ये देखो ये ट्राइगोनल प्लेनर, लुक एट दिस ट्राइगोनल प्लेनर। 3D स्ट्रक्चर्स भी दिखाता हूं आपको, टेंशन है, बहुत कुछ है मेरे पास। उसके बाद जब आप मॉलिक्यूलर शेप की बात करेंगे तो ये होगी बेंट या वी शेप, एंगल लेस देन 180 डिग्री हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ये आपको मैंने एक्सप्लेन करनी है, बिल्कुल अलग थलग आपको एक टेबल समझाना है जिसमें दुनिया जान के हर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट कर लोगे। अब एग्जांपल में देखें सल्फर डाइऑक्साइड और SnCl2, और यहां पर आप SO3 एग्जांपल भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ एग्जिस्ट करती है। आओ जरा देखो, ये रही बेरिलियम और ये इसके साथ 2 क्लोरीन लीनियर ज्योमेट्री। इसी तरह ये रही कार्बन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इनके डायपोल मोमेंट आपको 0 दिखेंगे। इसी तरह ये रहा हाइड्रोजन सायानाइड, ये मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल क्रिस्टल क्लियर बना करके दिखा दी हैं। अब आगे ट्राइगोनल प्लेनर BF3 आपकी आंखों के सामने एक बना देता हूं। यहां पर मुझे 3 फ्लोरीन लगा देने हैं और एंगल आपको 120 डिग्री का दिखाना है, लेकिन इसी के साथ साथ अब एक लोन पेयर ला करके आपको जरा लोन पेयर की वजह से बेंट ज्योमेट्री भी दिखा देता हूं। तो ये देखिएगा ये बेंट ज्योमेट्री है, इसमें लोन पेयर के आने की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री था। तो ये थे AB2 और AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स। आओ जरा आपको दिखाता हूं अब AB4 टाइप। याद रख लें AB4 टाइप के अंदर बेसिक 3 तरह की अरेंजमेंट्स देखी जाएगी। एक तो एक ऐसा AB4 होगा जिसमें चारों के चारों टोटल पेयर्स में से बॉन्ड पेयर्स होंगे और लोन पेयर होगा 0। उस केस में आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दोनों देखने को मिलेगी, एंगल 109.5 डिग्री का, हाइब्रिडाइजेशन sp3, एग्जांपल CH4, CCl4, SiH4, ये सारी की सारी एग्जांपल्स इसके अंदर इंक्लूड होंगी, लाइक CH, Cl3 एटसेट्रा। अब देखो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, L1 का मतलब है एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ये तो टेट्राहेड्रल ही रहनी है, लाइक दिस। ये देखें ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट है। अब अगर तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स होंगे तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन अगर एक लोन पेयर आ जाएगा तो उसकी वजह से ये डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल ऑर्बिटल ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहती है, साथ में बस हम ऐड कर देते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड का मतलब लोन पेयर्स की वजह से, क्योंकि एंगल चेंज होता है, लेकिन इन 3 बॉन्ड पेयर्स की वजह से, ये बॉन्डेड एटम्स की वजह से ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर शेप जिसको हम लोग कह रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जिसको हम लोगों ने ऑर्बिटल ज्योमेट्री कहा, बार बार आपको बता रहा हूं, ये ऑर्बिटल्स की तरतीब है, ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री है। तो बेटे वो टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्टेड होगी लेकिन मॉलिक्यूलर शेप पिरामिडल होगी। एंगल 109.5 डिग्री से कम हो जाएगा। वजह है लोन पेयर जब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो क्या कहते हैं, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो बेटा यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल्स में NH3, NF3, एक लोन पेयर वाले ढेर एग्जांपल्स आपको यहां पर देखने को
मिल रही होंगी। तो ये वो मॉलिक्यूल इस तरह देखें, PH3 इसके अंदर ले आता हूं मैं, PH3 एक लोन पेयर के साथ, PCl3 एक लोन पेयर के साथ, ये सारी की सारी AB3L1 टाइप्स है। अब इसमें एंगल 109.5 डिग्री से कम होगा। अब जिस तरह पर्टिकुलरली आप अमोनिया के केस में देखते हैं, अमोनिया के केस में ये होता है 107.5 डिग्री, 2 डिग्री का जो कमी आई है एंगल में लोन पेयर की वजह से आई है। 2 लोन पेयर आएंगे, टोटल तो इलेक्ट्रॉन के पेयर 4, सवाल आए AB2L2 में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, आपका आंसर 4, जिसमें से 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, बेंट या वी शेप्ड ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। दिखाता हूं मॉलिक्यूल्स, अभी एंगल मजीद कम हो जाएगा 109.5 डिग्री से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी। एग्जांपल में H2O है और H2S है, जो कि आपको इस वक्त दिख रही होगी। इसके अलावा आप लोगों को यहां पर यह बात जहन में रख लेनी है कि अगर मैं यहां पर H2SE लेकर आता हूं तो वो भी इसी टाइप की कैटेगरी के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा कि 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स के साथ ये एग्जांपल देखने को मिल रही है। आओ जरा देखो, कार्बन के साथ मैं 4 क्लोरीन अटैच करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी आंखों के सामने आपको दिखा रहा हूं। मीथेन में भी यही होगी, इस तरह कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर भी यही होगी। और अब आप लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि चाहे मीथेन चाहे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दोनों के केस में एंगल वही 109.5 डिग्री का। अब जरा चेक करते हैं, यहां पर NH3 और NF3 की एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं। ये भी आपको मैं बता देता। अब देखिएगा, ये एक लोन पेयर आया। अब चेक कीजिएगा कि ये एंगल जो पहले 109.5 डिग्री का था, इस पर्टिकुलर केस में ये 107.5 डिग्री रह जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ने आकर के जब स्पेस ऑक्युपाई करनी है तो रिपल्जन लगानी है और ये बॉन्ड एक दूसरे के करीब आकर के रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अब जरा चेक कीजिएगा, 107.5 डिग्री का एंगल तो आ गया, लेकिन मैं बच्चों से कहता हूं यार कि यहां पर अगर हम ये काम करें कि फ्लोरीन अटैच कर देता हूं अगर मैं साथ, तो जरा देख लीजिएगा कि फ्लोरीन आया, अब हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड हो रहे हैं फ्लोरीन के साथ। अब आपको पता है ये लोन पेयर और ज्यादा शोखा बनेगा और ज्यादा नीचे को आएगा रिपल्जन लगाने के लिए ड्यू टू फ्लोरीन। और अब ये जो एंगल है ये सिर्फ 102 डिग्री हो जाएगा। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा ये बॉन्ड एंगल अमोनिया के केस में अगर 107.5 डिग्री है तो NF3 के केस में 102 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स फ्लोरीन के आने से लोन पेयर ने और ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करके और ज्यादा बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर दिया। आओ जरा तुम्हें दिखा देता हूं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी सिनेरियो। तो ये एंगल इस वक्त आप लोगों के पास 104.45 डिग्री था। तो बेटा अब आप मुझे बताइएगा कि ये एंगल अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन एटम्स की बजाय सेंट्रल एटम में सल्फर ले आता हूं, तो अब जरा आप लोग गौर कीजिएगा, ये एंगल हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में जस्ट 92 डिग्री रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन का साइज छोटा था, उसके 2 लोन पेयर जो है जितनी स्पेस ऑक्युपाई कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन जब आप सल्फर डाइऑक्साइड बनाओगे तो सल्फर एटम का साइज बड़ा होने पर लोन पेयर न्यूक्लियस से दूर होकर के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से थोड़ा बाहर चले जाएंगे और ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। और जितनी ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई होगी उतना बॉन्ड एंगल मजीद कम हो जाएगा। और यहां पे आपको जस्ट 92 डिग्री का बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू H2O। तो वाटर के केस में आपको फर्दर रिड्यूस्ड बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको AB4 टाइप में 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर वाली एग्जांपल समझ आई कि ना आई? लो जी, अब मैं बच्चों को ये ज्योमेट्रीज अलग अलग अलहदा अलहदा दिखा रहा हूं, जरा देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर, 180 डिग्री का एंगल, और ये 3D घूमता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी आपको नजर आ ही रहा होगा। इसकी सारी डिटेल जो कुछ अभी मैंने बताई आपको बता दिया, और डायपोल मोमेंट का भी बता दिया कि डायपोल मोमेंट इस केस में 0 होगा। आप कहेंगे सर आपने इन एग्जांपल्स का डायपोल मोमेंट नहीं दिखाया, तो मैंने बात क्लियर की हुई है। जहां पे लोन पेयर आ जाता है याद रख लीजिएगा, वहां पे डायपोल मोमेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 देखने को मिलता है। लेकिन जहां पर कोई लोन पेयर नहीं होता वहां पे डायपोल मोमेंट 0 होता है। वो बताया था ना, डायपोल मोमेंट में जब लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री इर्रेगुलर हो जाती है, और इर्रेगुलर ज्योमेट्री में डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट लाजमी होती है। ओके बचा पार्टी, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, इसी तरह BF3 का मॉलिक्यूल जो मैंने डिटेल में तुम लोगों को दिखाया, इसको भी 3D मूव करता हुआ देख लो अपनी आंखों के साथ। इसका भी एंगल 120 डिग्री याद रख लो। वो मॉलिक्यूल आगे चलता है तो बेटा हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, लेस देन 120 डिग्री एंगल होता है, और डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर होगा तो बच्चा पार्टी लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 डायपोल मोमेंट पोलर में इंक्लूड किया जाता है। लो जी, सल्फर डाइऑक्साइड के बाद आपको मीथेन दिख रहा होगा, और मीथेन में मैंने आपको बता दिया 109.5 डिग्री का एंगल। अब आप लोगों को यहां पर मजीद अमोनिया भी दिख रहा होगा एंगल के साथ, और इसका भी 3D मूवमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरह से ये मासूम सा मॉलिक्यूल 3D मूवमेंट करता है। ओके, वाटर की तरफ आ जाओ। वाटर की एग्जांपल आपको बता दी, और बेटा जब आप बात करते हैं मुझसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स में, तो ये देखो H2O, H2S, H2SE एंड H2 नेगेटिव चार्ज वाला भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। चंद एक इस तरह की जो उल्टी सीधी एग्जांपल्स हैं, ये तुम लोगों के लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। ये देखे मैंने NCl3, NF3, NH3, PH3, PCl3 सब एक एक लोन पेयर वाली एग्जांपल्स तुम लोगों के सामने रखी, और यहां पर मैंने तुम लोगों के सामने अमोनियम आयन और सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड वाली फर्दर मोर एग्जांपल्स भी आपके सामने रखी, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत पेश ना आए अदर देन द नॉर्मल एग्जांपल्स समझने से। लो जी, अब आप लोगों को ये इस वक्त एक और टाइप का मॉलिक्यूल दिखाता हूं। बेटा अगर याद रख ले, एहतियातन याद रख ले, एक AB5 टाइप का मॉलिक्यूल जो होगा उसमें आप लोगों को एग्जांपल्स PCl5 देखने को मिलेगा, और हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होती है, और ये इसकी एग्जांपल है। इसमें दो तरह के एंगल होंगे, इसमें थीटा आपको 120 डिग्री की भी देखने को मिलेगा, और 120 डिग्री के इसमें आपको 3 एंगल देखने को मिलेंगे, और इसमें 90 डिग्री का भी एंगल होगा जो कि 2 एंगल देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ये देखिएगा, ये फास्फोरस, और फास्फोरस के साथ ये 3 क्लोरीन मैंने अटैच कर दिए, और जब ये 3 क्लोरीन अटैच होंगे तो ये एंगल हमारे पास 120 डिग्री का एंगल होगा, और इस 120 डिग्री के एंगल के बाद ये ऊपर और ये नीचे वाले 2 क्लोरीन जो है ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के साथ होंगे, और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल, ये वाला ट्राइगोनल, और इसके ऊपर और नीचे निकले हुए 2 क्लोरीन बाय पिरामिडल। तो बेटा ये 2 पिरामिड्स बन रहे होंगे, जिस तरह के आप लोगों ने अमोनिया के केस में सिंगल पिरामिडल ज्योमेट्री देखी, यहाँ पे बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। एक और बात याद रख लीजिएगा, यह SF6 का मॉलिक्यूल है, बॉन्ड पेयर्स की तादाद 6 और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी 6, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के सारे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और ये भी डायपोल मोमेंट 0 के साथ होगा, क्योंकि ये भी एक रेगुलर ज्योमेट्री है, ये भी आपको बता चुका हूं। और ये सारे के सारे एंगल आपको एक इक्वेटोरियल प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नजर आएंगे। इस ज्योमेट्री को याद रख लीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, भूलिएगा मत,
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की बात हो रही थी। तो जनाब वेस्पर में एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल आता है, आओ जरा समझाता हूं। सवाल देखिएगा कि बेटा आपसे मैं कहूं कि मैक्सिमम रिपल्जन, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम रिपल्जन इज प्रेजेंट इन, मैक्सिमम रिपल्जन इज प्रेजेंट इन, मल्टीपल टाइम पेपर में यह सवाल आया है। ए बी सी डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं। मैंने दिया CH4, मैंने दिया NH3, मैंने दिया H2O और साथ ही मैंने दे दिया आप लोगों को H2S। अब सवाल आया है कि मैक्सिमम रिपल्जन किस में होगी, कैसे पता चलेगा? जिसमें सबसे ज्यादा रिपल्जन होती है, याद रख लीजिएगा, उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। तो ये बात आपने नहीं बोलनी कि रिपल्जन का बॉन्ड एंगल के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। जितनी रिपल्जन बढ़ती चली जाएगी उतना बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। बेटे मीथेन के केस में 109.5 डिग्री, 107.5 डिग्री, 104.5 डिग्री और ये 92 डिग्री। बताओ अगर आपसे मैक्सिमम रिपल्जन इज प्रेजेंट सवाल पूछा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका सबसे कम बॉन्ड एंगल है, उसमें सबसे ज्यादा रिपल्जन है। लेकिन अगर आपसे पेपर में सवाल पूछा जाए, सवाल ये हो कि मैक्सिमम टाइप ऑफ रिपल्जन, मैक्सिमम टाइप ऑफ रिपल्जन। अब मैक्सिमम टाइप का मतलब लोन पेयर जो आपने पढ़ी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो आपने पढ़ी, बॉन्ड पेयर जो आपने पढ़ी, ये तीनों टाइप की रिपल्जन्स किस में होगी? इस सवाल से अगर आप लोगों से पेपर में सवाल पूछे तो बेटा आपको पता है अब आपका आंसर चार्ली और डेल्टा दोनों होंगे, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्जन और मैक्सिमम टाइप ऑफ रिपल्जन का ये फर्क है। अब आपको पता है मीथेन में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्जन देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ है ही बॉन्ड पेयर्स। अमोनिया के केस में आपको बॉन्ड पेयर के साथ बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन भी देखने को मिलेगी। लेकिन जब मैं आ जाता हूं वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में, तो इसमें आपको ये तीनों टाइप की रिपल्जन देखने को मिलेगी, क्योंकि इनमें दो लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर्स भी हैं, दो और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं चाहता था कि आप में से हर एक स्टूडेंट को मैं समझाऊं, बताऊं, ताकि पेपर में आए और गलत ना हो। ले जी बेटा, ये है ओवरऑल समरी, तमाम की तमाम वेस्पर से रिलेटेड हर एक चीज को इस एक टेबल में इकट्ठा करके तुम्हारे सामने रख दिया। इसको रट्टा लगा लेना, इसमें टाइप, इसमें ग्रुप नंबर जो मैं आपको बता रहा था, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर, ऑर्बिटल ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट, एग्जांपल्स, बला 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 बला, ऑल इन वन पैकेज इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। इस टेबल को अगर तुमने रट लिया और मेरे इन तमाम पॉइंट्स को समझ लिया जो मैंने यहां पे तुम लोगों को बताए, तो तुम्हारा कभी भी वेस्पर थ्योरी का सवाल गलत नहीं होगा। ये तो थी आप लोगों के पास रिगार्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी बात। अब जो वेस्पर के एंड पे
मैं वीबीटी शुरू करने से पहले वेस्पर वाला जो काम है वो एंड अप अगर करूं तो इस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ करूंगा जो मैं ऑलरेडी कंपैरिजन आपको बता चुका हूं कि अगर H2O वर्सेस H2S हो तो बेटा क्या डिफरेंस देखने को मिलता है बॉन्ड एंगल के अंदर और क्या वेरिएशन आती है। तो मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी बात आपको मैं बता चुका हूं, तो मैं दोबारा से इस बात के ऊपर नहीं आने जा रहा। यू कैन सी क्लियरली हियर कि यहां पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन रिप्लेस बाय फ्लोरीन से क्या होना है और ऑक्सीजन रिप्लेस्ड बाय सल्फर से क्या होना है। वेस्पर थ्योरी के इन तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को अपने दिल और दिमाग में बिठाएं, एंजॉय करें और देखें मेरा नेक्स्ट लेक्चर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी के बाद है वीबीटी थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। पेपर में सवाल सिग्मा और पाई बॉन्ड और किसी भी मॉलिक्यूल को देकर उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो आप कहेंगे सर अभी जो आपने हमें टेबल दिया वो क्या था? वो तो था तबाही खेस किस्म का टेबल जो तुम्हें हर तरह की ज्योमेट्रीज वगैरह बता सकता है, लेकिन यहां पर फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय।